Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 28th of June 2021, Monday. Inspiration of the day is every success is usually an admission ticket to a new seat of decisions. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Fund of funds for small businesses hits SEBI hurdle. लास्ट ईयर मई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक फंड ऑफ फंड स्कीम लॉन्च करी थी बेसिकली फॉर स्मॉल बिजनेसेस इन ऑर्डर टू कोप अप विद कोविड-19 रिलेटेड शॉक। और 50,000 करोड़ की इस स्कीम के तहत जितने भी स्टेट ओन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन हैं NSIC उनको डायरेक्ट किया गया था या उनको बोला गया था कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कॉन्स्टिट्यूट करें, SPV कॉन्स्टिट्यूट करें अंडर दिस स्कीम एंड रजिस्टर्ड इट विथ सेबी से रजिस्टर करने के लिए बोला गया था इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को, जिससे कि ऐसे स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे थे उन पर कुछ फंड अवेलेबिलिटी इंश्योर कराई जाए। अब जब रजिस्ट्रेशन की बात आई सेबी के साथ, तो सेबी ने जब इस पर्टिकुलर स्कीम को रिव्यू किया तो सेबी के अकॉर्डिंग दिस स्कीम इज़ नॉट एक्चुअली कंप्लाइंग विद द करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सेबी। तो सेबी ने, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हैज़ क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीम। सेबी के अकॉर्डिंग ये जो स्कीम है फंड्स ऑफ फंड्स, ये जो करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए सेबी ने गवर्नमेंट से कहा है कि इस पर्टिकुलर स्कीम को रिव्यू किया जाए फॉर इट्स कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, देन ओनली दिस स्पेशल पर्पस व्हीकल कैन बी रजिस्टर्ड अंडर सेबी। क्या था इस स्कीम में? दिस स्कीम वॉज ऑल्सो नेम्ड एज सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, SRI फंड, या इसको फंड ऑफ फंड स्कीम भी बोल रहे थे, फंड ऑफ फंड स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस, जो कि 50 करोड़ की स्कीम थी। और इस स्कीम के तहत ऐसी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो कि फंड शॉर्टेज की वजह से या इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल की वजह से ग्रो नहीं कर पा रही थी, बट दे वर हैविंग द पोटेंशियल टू ग्रो। सो दोज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस विच वर एक्चुअली have the potential to grow but are grappling with the inadequate availability of the capital, तो उनको इक्विटी फंडिंग के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत scheme that was launched last year. And this particular scheme will help small businesses get listed on the domestic bourses as well, and the government will set up a 10,000 crore fund which will raise more fund to finance the equity infusion about 50,000 crore into these listed firms, those who will get themselves listed into these domestic markets. और बेसिकली मदर एंड फ्यू डॉटर फंड्स का जो कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग ये फंड ऑपरेट करता था। मदर फंड विल बी एंकर्ड बाय एन स्पेशल पर्पस व्हीकल विद 100% इक्विटी फ्रॉम दिस NSIC. NSIC मीन्स नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। तो जो मदर फंड थी वो NSIC के थ्रू मैनेज होती है और एंकर्ड होती है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू, एंड देयर मे बी और देयर विल बी सम डॉटर फंड्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर दीज MSME। इसी पर्टिकुलर स्कीम को लेकर के सेबी ने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, जो ये आपने फंड ऑफ फंड की स्कीम चलाई है, ये जो मदर डॉटर फंड की स्कीम है, ये दैट इज़ नॉट एक्चुअली एज पर द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सेबी और इंडियन इकोनॉमी। हालांकि इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत NGOs, नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन थे, NBFCs, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो माइक्रो स्मॉल या माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करती थी जो कंपनी, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्टर, वो सेक्टर, माइक्रो क्रेडिट सेक्टर एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इस तरह की जो कंपनीज थी या इस तरह के जो स्टार्टअप्स थे या इस तरह के जो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे वो एलिजिबल नहीं थे इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। तो फाइनेंस सेक्टर को, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन को इस पर्टिकुलर स्कीम से अलग करके रखा गया था। बेसिकली ये स्कीम जो मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर में जो एमएसएमईज है उनको प्रमोट करने के लिए लाई गई थी। तो अब देखना है गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड भी है एमएसएमई सेक्रेटरी जो हेड करते हैं इन ऑर्डर टू मॉनिटर दिस प्रोग्रेस। तो अब जब स्पेशल पर्पस व्हीकल को रजिस्टर करने की बात आई है अंडर सेबी, क्योंकि जितना भी इक्विटी कैपिटल मार्केट का जो भी ट्रांजैक्शन होता है दैट ऑल कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेबी। जब इक्विटी इन्फ्यूजन की बात होगी, चाहे वो स्मॉल स्केल, चाहे मीडियम स्केल, चाहे लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज में हो, दैट ऑल कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेबी। और सेबी ने इस पर्टिकुलर स्कीम की रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस को लेकर के क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। ट्रैफिक ऑन हाईवेज बैक टू अप्रैल लेवल। ट्रैफिक ऑन हाईवेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर जो किसी भी इकोनॉमी में ये इंडिकेट करता है कि कितनी स्पीड से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट हो रही हैं। ट्रैफिक मीन्स कि कितना ट्रक्स, कितना व्हीकल्स का आवागमन हो रहा है। अगर ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, ज़्यादा जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो हाईवेज़ हैं वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा। अगर लेबर मूवमेंट अच्छा है, लेबर्स को काम मिल रहा है, सारे ऑफिसेज प्रॉपर्ली रन कर रहे हैं, सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ प्रॉपर्ली रन कर रही हैं, स्टेट के बीच में इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, तो that will directly reflect on the highways in terms of increased traffic. So it is one of the important indicator that indicates the pace of economic activity in any economy, whether it is India or it is any developed economy. तो ये न्यूज़ जो है इंडिया में अप्रैल से लेकर के जून तक के मंथ में जो ट्रैफिक का क्वांटम रहा उसको लेकर के। सो एज पर द recent data, traffic on national highways has jumped to 30 to 35% in June and reached the level of April. तो अप्रैल के मध्य में कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आने से पहले जब इंडियन इकोनॉमी रिकवरी कर रही थी कोविड-19 की फर्स्ट वेव से, तो उस समय जो ट्रैफिक का लेवल था उस लेवल तक अब जून में जो हाईवेज़ का ट्रैफिक है, नेशनल हाईवेज़ का ट्रैफिक है, वो पहुंच चुका है। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा कंपाइल्ड बाय क्रिसिल, the onset of second wave of the pandemic affected traffic in the month of April and May, whereas it was greater than the pre-pandemic level, especially in the last quarter of financial year 21 as economic activities picked up, further backed by implementation of the FASTag and rating agency said. तो फाइनेंशियल ईयर 21 के लास्ट क्वार्टर में, फाइनेंशियल 21 के लास्ट क्वार्टर में अगर आपको पता हो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक अप्रॉक्सीमेटली इंडियन इकॉनमी जो थी वो रिकवरी की स्टेज पर आ चुकी थी। तो उस समय जो हाईवेज़ पर ट्रैफिक था दैट वाज एक्चुअली ग्रेटर दैन द प्री पैंडमिक लेवल, बट चूँकि कोविड-19 ने की जो सेकेंड वेव आई थी उसने इंडियन इकॉनमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। स्टेट वाइज जो लॉकडाउन लगाए गए, जो लोकलाइज लॉकडाउन लगाए गए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली, इन सब की वजह से नेशनल हाईवेज़ में जो ट्रैफिक था वो अप्रैल और मई के मंथ में सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए थे। दे वर नॉट अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ पीपल एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हालांकि इसेंशियल जो कमोडिटीज़ थी उनका तो एक्सचेंज कंटिन्यूसली चल रहा था। इसकी वजह से जो हाईवेज़ थे उन पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ था अप्रैल और मई के मंथ में, बट जो जून का डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 30 to 35% का इंक्रीज़ देखा जा रहा है ट्रैफिक में, और वो अप्रैल के लेवल तक पहुंच चुका है। और अप्रैल के लेवल में क्या डेटा था? ट्रैफिक इन अप्रैल ऑन नेशनल हाईवे विटनेस अ 15% डिक्लाइन टू 160 मिलियन टोल पेइंग व्हीकल अगेंस्ट द 190 मिलियन इन द मंथ ऑफ मार्च। हालांकि मार्च से ही डिक्रीज होना शुरू हो गया था, लेकिन अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ देखने को मिला। और जैसे जैसे कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही स्टेट्स में जो रिस्ट्रिक्शंस था वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा था, और उसी तरह से मई के मंथ में 28% तक का फॉल देखा गया इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक ऑन हाईवेज़। अब चूँकि जून के मंथ में ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो दैट इज़ समवेयर इंडिकेटिंग दैट इकोनॉमी इज़ नाउ पिकिंग अप
with the resumption of economic activity. So this is the data on graph जो कि हम देख सकते हैं अप्रैल 2020 से लेकर के जून 2021 का डेटा है। तो अगर हम इस ड्यूरेशन में देखें तो हमें कोविड-19 की फर्स्ट वेव का इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। अप्रैल में कितना था आप देख सकते हैं, बहुत मिनिमम हो गया था बिकॉज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19 फर्स्ट वेव। तो अप्रैल में इट वॉज सिग्निफिकेंटली लोअर, लेटर ऑन मई जून में, और इसके बाद ये फर्दर पिछले लास्ट ईयर में बढ़ता रहा। मार्च 2020 में इट वाज मैक्सिमम, लेकिन मार्च के बाद जैसे ही कोविड-19 की सेकेंड वेव आई वैसे ही इसमें फिर से डिक्रीज़ देखने को मिला। हालांकि अब मई के बाद जून में भी कुछ इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। एज per the economist, this is the indication of recovery in Indian economy. Apart from it, India's coal import rises 30% to 22 MT in April. ट्रैफिक के अलावा जो अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, कोल का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। कोल इंपोर्ट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर जो ये इंडिकेट करता है कि इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कितनी स्पीड से हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादा कोल की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी की, अगर फ्यूल एनर्जी की क्या इंपोर्ट बढ़ रहा है तो दैट इज़ समवेयर इंडिकेटिंग कि डिमांड और नीड भी बढ़ रही है। और डिमांड और नीड बढ़ रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज। मूवमेंट के लिए, ट्रैफिक मूवमेंट के लिए भी ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडियन इकोनॉमी में रिज्यूम हो रही हैं, और इसी वजह से कोल इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो इंडिया का जो कोल इंपोर्ट है वो 30% तक इंक्रीज़ हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो जो ऐसा एंटिसिपेशन लगाया जा रहा था कि क्वार्टर 4 में, फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 4 में इंडियन इकोनॉमी वाज डूइंग क्वाइट वेल, तो कहीं ना कहीं डेटा भी इंडिकेट कर रहा है। अब देखें क्रूड स्टील आउटपुट कितना रहा, तो क्रूड स्टील आउटपुट जो है वो मई के मंथ में 47% तक इंक्रीज़ हुआ है। तो ये कई सारे स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि मैम मई और अप्रैल में तो लॉकडाउन लगा था, बट अगर आप याद करें कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव आई थी उस समय जो जितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, नेशन वाइज लॉकडाउन लगा था, वो लॉकडाउन उतना मैग्नीट्यूड का लॉकडाउन, उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कोविड-19 की सेकेंड वेव में नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटर गवर्नमेंट थी उसने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे दिए थे कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट में लॉकडाउन इम्पोज कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने कन्वेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो कुछ ये भी कह सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे रहे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि नेशन वाइज लॉकडाउन नहीं लगा था, लोकलाइज लॉकडाउन लगा था। कुछ स्टेट जहाँ पर कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर स्ट्रिक्टर लॉकडाउन था, और कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया था, जिसके कारण कुछ बिजनेस इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वेव इकोनॉमिक लॉकडाउन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। फोकसेस ऑन रिफॉर्म्स नीडेड टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ। इस वीक इंडिया 3 डिकेड्स कंप्लीट करने जा रहा है सिंस द लॉन्च ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 3 दशक कंप्लीट होने वाले हैं, यानी 30 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर इन 30 सालों का एनालिसिस किया जाए तो हमें क्लियरली देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन 30 सालों में जो जिस तरह से इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ जीते हैं, उनके लाइफ स्टाइल पैटर्न को, इनोवेशन को, प्रोडक्टिविटी को हर तरीके से अफेक्ट किया है। आईटी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने ह्यूमन लाइफ को इतनी विगरसली अफेक्ट किया जितना किसी और टेक्नोलॉजी ने नहीं किया है। And because of this, owing to this information technology, the world has got more integrated through technology and lower trade barriers. और अगर 1991 की बात करें, जब इंडिया ने सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किया था, और उस समय इंडिया वाज एक्चुअली रेडी टू मॉर्गेज गोल्ड विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड इन ऑर्डर टू रेज फंड टू मीट इट्स इमीडिएट नीड। और नीड किस चीज़ की थी? जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो हमें इंपोर्ट के बिल पे करने थे, हमारे पास इंपोर्ट बिल पे करने के लिए पैसा नहीं था, जिसके लिए इंडिया अपना सोना जो था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखने जा रहा था।
बट उस समय जो न्यू प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नरसिम्हा राव और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह, उन दोनों ने मिल करके इमीडिएटली नेगोशिएट किया लोन फ्रॉम आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और लोन के साथ साथ जो नेसेसरी पॉलिसी रिफॉर्म्स थे इन ऑर्डर टू रिमूव द स्ट्रक्चरल हर्डल्स, इन ऑर्डर टू रिमूव द स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, उस पर इमीडिएटली काम किया और एलपीजी रिफॉर्म इंडिया में लाया। तो ऐसा कहा जाता है कि आईएमएफ का जो लोन था वो कंडीशनल था कि इंडिया को तभी लोन दिया जाएगा जब इंडिया अपनी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करेगा और अपनी जो इकॉनमी है उसको ओपन करेगा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। और ऐसा भी कहता है कि आईएमएफ की हिस्ट्री में या इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो लोन है आईएमएफ ने वो आज तक इंडिया को दिया है। तो जो भी रीज़न रहे हो उस समय एक एलपीजी रिफॉर्म लाया गया और उस रिफॉर्म का जो आउटकम रहा दैट वाज वेरी positive. The basic strategy was allowed greater role for the private sector with independent regulators enforcing clearly laid down rules to facilitate the greater integration with the global economy. और इसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई उन्होंने उसी सेम लिबरलाइज पॉलिसी को, एलपीजी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, किसी भी गवर्नमेंट ने उसको रिवर्ट करने की कोशिश नहीं की। और उस जो रिफॉर्म्स जो लाए गए थे उनका सीधा हमें इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिला, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होते हुए हमें दिखी, स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग था वो इंक्रीज़ हुआ। हालांकि कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी कई सारे जो रिसर्चर्स हैं, वेटरन्स हैं, वो कोट करते हैं इस एलपीजी रिफॉर्म का। बट हेयर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स। बट एक्सपर्ट का इस न्यूज़ में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो रिफॉर्म एलपीजी रिफॉर्म्स 3 दशक पहले आया था उसका जो आउटकम आना था, उसका जो पोटेंशियल था वो पूरा रियलाइज़ हो गया, उसका आउटकम 100% अचीव हो गया। और अगर हम लास्ट डिकेड से इंडिया की परफॉर्मेंस को देखें, इंडिया की ग्रोथ को देखें, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली अप टू द मार्क एंड दैट इज़ समवेयर इंडिकेटिंग दैट इंडियन इकोनॉमी हैज़ लॉस्ट द ग्रोथ मोमेंटम समवॉट ड्यू टू द वेरियस reasons, and these reasons are the structural weaknesses once again because due to the interference or disruption caused by IT technology, number of industry, number of sectors have changed drastically change देखने को मिला है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर न्यूज़ में एक्सपर्ट का कहना है कि देयर इज़ फर्दर नीड, और अब नीड फिर से अराइज हुई है कि फिर से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएँ जाए इंडिया में इन ऑर्डर टू प्रमोट द ग्रोथ। हालांकि जो पोटेंशियल रियलाइज़ होने की बात है, ऐसा तो बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं उनका पोटेंशियल रियलाइज़ हो चुका है। अब इंडियन इकॉनमी को फिर से रिफॉर्म की, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो यही इस न्यूज़ में भी कहा गया कि इफ़ इंडिया वांट्स टू हैव द सस्टेनेबल ग्रोथ देयर इज़ अ नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वंस अगेन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हालांकि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो उसने पैंडेमिक को एक एज अपॉर्चुनिटी भी यूज़ किया है टू ब्रिंग आउट सर्टन रिफॉर्म्स, बट experts के according as per this news more reforms are actually needed. अब देख लेते हैं some other news clips. Government dial investors ahead of LIC's IPO. LIC के IPO लाने से पहले ही गवर्नमेंट ने आउटरीच स्टार्ट कर दिया है in order to target the investors. The government has reached out the investors to apprise them about LIC's growth and prospect as it prepares for the country's largest initial public offer. तो ऐसा कहा जा रहा है कि LIC का जो IPO होगा वो कंट्री का लार्जेस्ट IPO होगा, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी से ही इन्वेस्टर्स को अप्रेज कर रही है, उन्हें प्रेजेंट कर रही है कि जो LIC है अगर उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं तो दे विल बी इन्वेस्टिंग इन अ वेरी पोटेंशियल कंपनी। तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को एम्फसाइज कर रही है गवर्नमेंट, आउटरीच प्रोग्राम इनिशिएट कर रही है इन ऑर्डर टू टारगेट द पोटेंशियल इन्वेस्टर। एंड प्रिलिमिनरी प्रेजेंटेशन जो गवर्नमेंट एक्चुअली कर रही है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। जब IPO इशू किया जाएगा तो उसके बाद क्या क्या रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी LIC के ऑपरेशन और फाइनेंशियल पैरामीटर्स में, जिससे कि LIC का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो और जो IPO की जो प्रोसेस है वो हैजेंट हो सके विद मैक्सिमम रियलाइज्ड वैल्यू। तो एक IPO के अच्छे वैल्यू रियलाइजेशन के लिए, एम्बेडेड वैल्यू रियलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू अप्रेज द
इन्वेस्टर इवन मच बिफोर द लॉन्च ऑफ आईपीओ। और अगर आईपीओ लॉन्च की बात करें जाए तो कब हो रहा है, तो आईपीओ लॉन्च बीइंग टारगेटेड फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर। तो Q4 में एलआईसी का आईपीओ आने की संभावना है। और उससे पहले गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स को यह अप्रेस करना चाह रही है कि एलआईसी में इन्वेस्ट करना उनके लिए प्रॉफिटेबल वेंचर होगा, जिससे कि एलआईसी का जो भी आईपीओ हो उसकी वैल्यू जो रियलाइजेशन हो, जो शेयर्स जिस पर्टिकुलर प्राइस पर जाए वो मैक्सिमम हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टील लीड्स इंडिया आईएनसी कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब चूंकि कोविड-19 की सेकेंड वेव भी सब्सिडाइज हो चुकी है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ही केवल मैसिव इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रही है स्टील के केस में। अगर कंपनीज की बात करें, सेवरल टॉप कंपनीज लाइक मेजर एयरसेल मित्तल, निप्पन स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, Tata Steels, as well as the aluminum major Hindalco. All these companies are planning to expand capacity into the next few quarters as the demand from their customer is increasing and it is also expected to increase, क्योंकि अब इकोनॉमिक रिकवरी होगी और इकोनॉमिक रिकवरी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है। और स्पेशली सीमेंट, स्टील, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनकी डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अब इस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगे, जिसके लिए स्टील, सीमेंट, इन सब की डिमांड बढ़ेगी। तो सिर्फ रिलायंस ही नहीं है जो ऐसी कंपनी जो कि एक मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है जो न्यू बिजनेस ऑन अदर वर्टिकल्स, जस्ट लाइक इन ग्रीन एनर्जी, हमने डिस्कस किया था एजीएम के बारे में उसमें। इसके अलावा जो अदर टॉप कंपनीज़ हैं वो भी अब अपने एक्सपेंशन पर जा रही हैं और इस एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देखने को मिलेगा। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकॉनमी में फिर से डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इकॉनमी फिर से ग्रो करेगी और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो और ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी को देखते हुए जो भी हमारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जो प्रोडक्शन में जो बेसिकली प्रिडिक्शन कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी को लेकर के, वो बहुत पॉजिटिव है। सो टॉप परफॉर्मर इन द मार्च क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, अगर इंडस्ट्री की बात करी जाए तो मार्च के क्वार्टर में, यानी जो लास्ट क्वार्टर रहा फाइनेंशियल ईयर 21 का, उसमें किन किन इंडस्ट्री ने कितना सेल के टर्म्स में कितना ग्रोथ रजिस्टर किया, तो आयरन, स्टील, ऑटो, नॉन फेरस, सीमेंट, एफएमसीजी, रिफाइनरीज, कंस्ट्रक्शन एंड फार्मास्यूटिकल, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छा सेल ग्रोथ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, ट्रैफिक ऑन हाईवेज बैक टू अप्रैल लेवल। एज वी हैव डिस्कस दिस न्यूज ऑलरेडी, so we are not going to again discuss this news. Let's have another news. India has 6 to 8 months to vaccinate everyone. अरोरा, तो इंडिया में अगर वैक्सीनेशन की बात करी जाए, वाई वी आर सो मच फोकस्ड, बिजनेस की न्यूज़ में वैक्सीनेशन को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जितने भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकरेज हाउसेस हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, उनका ही कहना है कि जो भी प्रिडिक्शन किए जा रहे हैं इंडिया की इकॉनमी को लेकर के, दैट ऑल आर सब्जेक्टेड टू द वैक्सीनेशन पेस। जितने भी, चाहे वो 9.5% इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो 11% प्रोडक्शन की बात हो, जो फोरकास्ट की बात हो, सब में एक क्लॉज लगा है कि इंडिया का जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, वो कितनी स्पीड से हो रहा है। जितनी जल्दी, जितनी हाई स्पीड से, हाई पेस से इंडियन इकॉनमी अपनी 100% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन करेगी, उतनी ही हाई स्पीड से इस बात के भी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो रिकवर करेगी। क्योंकि जैसे ही 100% वैक्सीनेशन होगा या अप्रॉक्सीमेटली 100% वैक्सीनेशन होगा, इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है इकॉनमी में वो बूस्ट करेगा, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंक्रीज करेंगी। और इन सारे इंडिकेटर्स की वजह से इंडियन इकॉनमी में जो रिकवरी की प्रोसेस है वो और ज़्यादा स्पीड अप होगी। दैट इज़ वाई इंडिया एज वेल एज द अदर business newspapers always covers the news about vaccination and always concerned about the vaccination pace. तो अभी के अकॉर्डिंग इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 महीने लग सकते हैं टू अचीव द 100% वैक्सीनेशन स्टेटस। तो अगर इंडिया 100% वैक्सीनेशन को टारगेट कर रही है, तो अभी इस 100% वैक्सीनेशन को अचीव करने के लिए इंडिया को 6 to 8 मंथ लग सकते हैं एज पर द
Mr. N.K. Arora, the chief of the Union Government COVID-19 Working Group. And this is the statistics of doses availability. So 1.35 billion doses to be available by the end of December as per the government. 51% of the vaccination in May and June have been in the rural centers. Center added over 32,000 cold chain equipment since March last year in order to store the COVID-19 vaccine. तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत ही वार या मिशन मोड पर गवर्नमेंट काम कर रही है फॉर वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.